मैंने अपनी हथेलियों को मुट्ठी में बंद किया। नाखून मेरी जिल्द में चुभ रहे थे, लेकिन ये दर्द इस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं था जो मेरे दिल में उठ रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी, सुर्ख फूलों की मालाएं पलंग पर बिखरी हुई थीं, लेकिन उनकी खुशबू मुझे बेचैन कर रही थी। अहमद सामने बैठा अपनी टाई ढीली कर रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। ये हमारी सुहाग रात थी, लेकिन मोहब्बत की जगह खौफ ने ले ली थी। तुम्हारी जिंदगी में और कौन है अहमद? मेरा सवाल हुआ में मुअल्लक था। इसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया और वो पलंग से उठकर मेरे करीब आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा माजी खोदने की? इसकी आवाज़ गरज की तरह थी और उसने मेरा बाजू इतनी जोर से पकड़ा कि मैं सहम गई। लेकिन इस रात से पहले मेरी कहानी वहां से शुरू हुई थी जहां सब कुछ बदल गया था। 2 माह पहले मैं अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। सुर्ख लहंगा मेरी माँ ने बड़े प्यार से मुंतखब किया था। हाथों पर मेहंदी के गहरे रंग ने मेरी कलाइयों को सजाया था और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो मेरी अपनी नहीं थी। आयशा, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, माँ ने कहा था। उनकी आंखों में फिक्र और उम्मीद दोनों थी। अहमद अच्छा लड़का है, बस थोड़ा सा मगरूर है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे इस अच्छे लड़के ऊपर यकीन नहीं था। हमारे घर का लान रंग बरंगी रोशनियों से सजा था। मेहमानों की चहल पहल, मौसीकी की धीमी आवाज और खानों की खुशबू ने माहौल को पुरजोश बना रखा था। मैं सोफे पर बैठी थी। मेरी बहन सारा मेरे पास बैठी हल्की फुल्की बातें कर रही थी। आयशा, तुम तो बिल्कुल दुल्हन लग रही हो, इसने हंसते हुए कहा। सारा, बस कर, ये मंगी है, शादी नहीं, मैंने मुस्करा कर कहा। लेकिन मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। फिर वो लम्हा आया जब अहमद हाल में दाखिल हुआ। इसका कद बुलंद था, सियाह शेरवानी में वो वाकई दिलकश लग रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन वो मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। जब इसने अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई, इसके हाथ ठंडे थे और उसकी नजरें मेरी उंगली पर टिकी हुई थीं, न कि मेरे चेहरे पर। मुबारक हो। हाल में तालियां बजीं और मेहमानों ने हंसी मजाक शुरू कर दिया। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के खाने के बाद मैं लान के एक कोने में खड़ी थी कि अहमद वहां आया। इसके हाथ में एक गिलास था और वो हल्का सा मुस्करा रहा था। आयशा, तुम खुश तो हो ना? इसने पूछा, लेकिन इसका लहजा रस्मी था, जैसे वो कोई ड्यूटी पूरी कर रहा हो। हाँ, क्यों नहीं, मैंने झूठ बोला, क्योंकि इस लम्हे में सच बोलना मुश्किल था। अच्छा, बस ये सब खानदान के लिए है, तुम समझती हो ना? इसने कहा और अपना फोन निकाल कर चेक करने लगा। इसकी ये हरकत मुझे खटकी। क्या वो वाकई इस रिश्ते में दिलचस्पी रखता था? मैंने इसे गौर से देखा। इसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन इसकी आंखों में एक सर्दी थी जो मुझे परेशान कर रही थी। अहमद, क्या हम कभी एक दूसरे को समझ पाएंगे? मैंने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन वो सवाल जुबान तक न आया। इस रात जब मैं अपने कमरे में वापस आई, मेरा दिल भारी था। मैंने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मेरी मंगी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी राह पर चल पड़ी हूं जहां मोहब्बत नहीं, सिर्फ राज हैं। अगले दिन सुबह सारा मेरे कमरे में आई। आयशा, अहमद वाकई बहुत हैंडसम है, तुम खुश नसीब हो, इसने चहक कर कहा। ई सारा, ज़ाहिरी खूबसूरती सब कुछ नहीं होती। ओ, मैंने आहिस्ता से कहा। ओहो, बस कर दो ये फलसफा, इसने हंसते हुए कहा। तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं था। अहमद के रवैये में एक अजीब सी सर्दमेहरी थी। वो मुझसे बात करता, लेकिन इसकी बातें सतही थीं। हमारी चंद मुलाकातों में इसने कभी अपने दिल की बात नहीं की। एक दिन जब हम काफी शॉप में बैठे थे, मैंने हिम्मत करके पूछा, अहमद, तुम इस रिश्ते से क्या चाहते हो? वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, आयशा, मैं बस अपने वालिदैन की खुशी चाहता हूँ। इसके जवाब ने मुझे और परेशान कर दिया। क्या इस रिश्ते में मोहब्बत की कोई जगह थी? मंदी के बाद चंद हफ्तों में मुझे अहमद के बारे में अजीब सी बातें सुनाई देने लगे। मेरी दोस्त ज़ारा ने एक दिन कहा, आयशा, क्या तुमने सुना कि अहमद का किसी लड़की के साथ? वो रुकी, जैसे इसे अपनी बात पर पछता रहा हो। क्या? मैंने बेचैनी से पूछा। कुछ नहीं, बस लोग बातें करते हैं। उजारा ने बात घुमा दी, लेकिन इसके लफ्ज़ मेरे दिल में चुभ गए। मैंने माँ से बात की, लेकिन उन्होंने कहा, आयशा, ये सब अफवाहें हैं। अहमद एक अच्छा लड़का है, लेकिन उनकी आवाज़ में वो यकीन नहीं था जो मुझे चाहिए था। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, मेरा फ़ोन बजा। ये फरहान था, मेरा कजिन और बचपन का दोस्त। आयशा, तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज़ कुछ उदास लगती है, इसने फिक्रमंदी से पूछा। फरहान, बस दिल भारी है, मैंने आहिस्ता से कहा। क्या बात है? अहमद ने कुछ कहा,
नहीं, वो तो कुछ कहता ही नहीं, मैंने हंसी के साथ कहा, लेकिन मेरी आवाज़ भराई हुई थी। फरहान ने मुझे तसल्ली दी और हम कुछ देर तक बातें करते रहे। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी सुकून था जो मुझे अहमद के साथ कभी नहीं मिला। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये बातें बाद में मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर देंगी। मंगनी के बाद दिन गुजरते गए, लेकिन मेरा दिल हर रोज़ भारी होता गया। अहमद से मुलाकातें होती, लेकिन वो हर बार अपने फ़ोन में गुम रहता। एक दिन जब हम एक रेस्तोरां में बैठे थे, इसका फ़ोन बजा और उसने फ़ौरन कॉल उठाई। हाँ सेहर, मैं बाद में बात करता हूँ, इसने आहिस्ता से कहा, लेकिन मैंने सुन लिया। वो सेहर कौन है? मैंने पूछा। कोई नहीं, बस एक दोस्त, इसने गैर संजीदगी से कहा, लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। इस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, क्या अहमद मुझसे कुछ छुपा रहा है? क्या ये शादी एक बोझ बन जाएगी? मंदी के बाद से मेरा दिल एक अजीब से तूफान में घिरा हुआ था। अहमद के साथ हर मुलाकात मुझे इसके करीब लाने के बजाय और दूर ले जा रही थी। इसका रवैया, इसकी सदमेहरी और उसका फ़ोन जो हर वक्त उसके हाथ में रहता था, ये सब मेरे दिल में सवालात उठा रहे थे। सेहर, इस नाम ने मेरे ज़हन में एक जहर की तरह जगह बना ली थी। वो कौन थी? अहमद इससे क्यों बात करता था? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या उसके पीछे कोई राज छुपा था? एक शाम जब मैं अपने कमरे में बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, मेरी दोस्त ज़ारा का फ़ोन आया। आयशा, तुम कहाँ हो? हमें मिलना चाहिए। इसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या बात है ज़ारा? तुम ठीक हो? मैंने पूछा। हाँ, बस तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम अभी कॉफ़ी शॉप आ सकती हो? मैंने हामी भरी और तैयार होकर निकल पड़ी। कॉफ़ी शॉप हमारी पसंदीदा जगह थी जहां हम घंटों बातें करते थे। लेकिन आज ज़ारा के चेहरे पर वो बेफिक्री नहीं थी जो आम तौर पर होती थी। वो एक कोने में बैठी थी, इसके हाथ में कॉफ़ी का मग था, लेकिन इसने इसे हाथ भी नहीं लगाया था। आयशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन वादी करो कि तुम पुरसुकून रहोगी। इसने आहिस्ता से कहा। क्या बात है ज़ारा? तुम मुझे डरा रही हो? मेरी आवाज़ में बेचैनी झलक रही थी। वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर बोली, आयशा, मैंने सुना है कि अहमद का सेहर के साथ कुछ था। मेरा दिल धक से रह गया। सेहर? वो कौन है? मैंने पूछा, हालांकि मैं जानती थी कि ये वही नाम है जो अहमद ने रेस्तोरां ने लिया था। वो अहमद की यूनिवर्सिटी की दोस्त थी। लोग कहते हैं कि वो दोनों बहुत करीब थे। शायद अब भी हैं। ज़ारा ने नज़रें झुकाकर कहा। मैं खामोश रही। मेरे ज़हन में एक तूफान उठ रहा था। क्या ये सच था? क्या अहमद मुझसे कुछ छुपा रहा था? ज़ारा, क्या ये सिर्फ अफवाह है या तुम्हें यकीन है? मैंने आहिस्ता से पूछा। मैंने खुद अहमद को सेहर के साथ देखा था आयशा, एक हफ्ता पहले एक रेस्तोरां में। वो दोनों बहुत करीब लग रहे थे। ज़ारा की आवाज़ भारी हो गई। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों में आंसू छलकने लगे। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी ज़ारा, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में यकीन नहीं था। घर वापस आकर मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या अहमद वाकई मुझसे धोखा कर रहा था? क्या ये शादी सिर्फ एक दिखावा थी? मैंने अपना फ़ोन उठाया और अहमद को मैसेज किया, हमें बात करनी है। कल शाम मिल सकते हो? इसका जवाब फ़ौरन आया, ठीक है। कल शाम 6 बजे वही कॉफ़ी शॉप। वो अगले दिन जब मैं कॉफ़ी शॉप पहुंची, अहमद वहां पहले से मौजूद था। वो अपने फ़ोन में गुम था जैसे हमेशा। आयशा, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? इसने पूछा, लेकिन इसकी आवाज़ में वही सदमेहरी थी। मैंने हिम्मत की। अहमद सेहर कौन है? इसका चेहरा एकदम बदल गया। तुम ये सब कहाँ से सुन रही हो? इसने गुस्से से पूछा। ये मत बताओ कि मैंने कहाँ से सुना। तुम बताओ कि वो कौन है। मेरी आवाज़ बुलंद हो गई। वो बस एक दोस्त है आयशा। तुम बिला वजह ड्रामा कर रही हो, इसने कहा और अपना फ़ोन जेब में डाल दिया। वो दोस्त? तो तुम रातों को एक दोस्त से घंटों बातें करते हो? मैंने तंज से कहा। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? इसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। जासूसी की ज़रूरत नहीं अहमद, सच खुद सामने आ रहा है। मेरी आवाज़ भराई हुई थी। वो खामोश हो गया। कुछ देर तक हम दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी रही। फिर इसने कहा, आयशा, ये शादी हम दोनों के ख़ानदानों की मर्ज़ी से हो रही है। तुम्हें बस अपना किरदार अदा करना है। इसके लफ्ज़ मेरे दिल में खंजर की तरह चुभे। किरदार? अहमद, ये शादी है, कोई ड्रामा नहीं, मैंने कहा और अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। घर वापस आकर मैंने माँ से बात की। माँ, मुझे लगता है कि अहमद मुझसे कुछ छुपा रहा है।
सिहर नाम की एक लड़की उमा ने मेरी बात काटी। आयशा, ये सब अफवाहें हैं। तुम क्यों अपनी खुशी खराब कर रही हो? अहमद एक अच्छा लड़का है, लेकिन माँ अगर वो सच छुपा रहा है तो बेटा हर रिश्ते में कुछ ना कुछ होता है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, लेकिन मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं था। मैंने फैसला किया कि मैं खुद सच जानूंगी। अगले दिन मैंने ज़ारा से सिहर के बारे में मजीद पूछा। इसने बताया कि सिहर अहमद की यूनिवर्सिटी की हम जमात थी और दोनों के दरमियान एक वक्त में बहुत गहरा रिश्ता था। लोग कहते हैं कि वो अब भी एक दूसरे से मिलते हैं। ज़ारा ने कहा, मैंने अपने कजिन फरहान को फ़ोन किया। वो मेरा बचपन का दोस्त था और मैं इससे हर बात शेयर करती थी। फरहान, मुझे लगता है कि अहमद मुझसे धोखा कर रहा है। आयशा, पुरसुकून हो जाओ। क्या हुआ? इसने फिक्रमंदी से पूछा। मैंने इसे सारी बात बताई, सिहर का नाम, अहमद का रवैया और मेरी बेचैनी। आयशा, तुम इससे खिलकर बात करो। अगर वो सच छुपा रहा है तो तुम्हें हक है कि सच जानो। फरहान ने कहा। इसकी बातों ने मुझे कुछ हिम्मत दी। मैंने फैसला किया कि मैं अहमद से दोबारा बात करूंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करती, एक और वाकया हो गया। एक शाम जब मैं अपनी दोस्त के घर से वापस आ रही थी, मैंने अहमद को एक गाड़ी में देखा। इसके साथ एक लड़की थी, लंबे बाल, सुर्ख ड्रेस, और वो हंसते हुए अहमद से बात कर रही थी। मेरा दिल बैठ गया। ये वही लड़की थी जिसकी तस्वीर ज़ारा ने मुझे दिखाई थी। सिहर, मैंने अपने आप को संभाला और घर पहुंचकर अहमद को फ़ोन किया। अहमद, तुम आज शाम कहाँ थे? मैं बस दोस्तों के साथ था, इसने गैर संजीदगी से कहा। दोस्तों के साथ? सिहर के साथ। मेरा लहजा सख्त था। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, आयशा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मैंने तुम्हें देखा अहमद, तुम उसके साथ गाड़ी में थे। इसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी जब माँ अंदर आए। आयशा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैंने उन्हें सारी बात बताई। माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, आयशा, शादी तय हो चुकी है। अब इसे मनसूख करना हमारे खानदान की इज्जत के लिए ठीक नहीं। लेकिन माँ, अगर वो मुझसे धोखा कर रहा है तो बेटा मर्द होते ही ऐसे है। वक्त के साथ वो बदल जाएगा। मैं हैरान थी कि माँ इस सब को इतनी आसानी से कैसे कबूल कर रही थी, लेकिन उनके लफ्ज़ों ने मुझे और परेशान कर दिया। क्या मैं वाकई एक ऐसी शादी की तरफ जा रही थी जहां मोहब्बत की जगह सिर्फ समझौता था? चंद दिन बाद अहमद के वालिद खालिद साहिब हमारे घर आए। आयशा, बेटा, तुम हमारे घर की बहू हो। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उनकी मुस्कुराहट मुझे झूठी लगी। शादी की तारीख करीब आ रही थी और मेरा दिल हर रोज भारी होता जा रहा था। एक रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, फरहान का फ़ोन आया। आयशा, तुमने फैसला कर लिया? क्या तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो? फरहान, मेरे पास कोई चारा नहीं। खानदान की इज्जत, माँ बाप की खुशी, मैं क्या करूं? मेरी आवाज़ भराई हुई थी। आयशा, तुम्हारी खुशी सबसे अहम है। अगर तुम्हें लगता है कि ये शादी तुम्हें तकलीफ देगी तो अभी रुको। और फरहान की बातों ने मुझे सोच में डाल दिया, लेकिन खानदानी दबाव और माँ की आंखों में उम्मीद ने मुझे खामोश कर दिया। मैंने अपनी डायरी खोली और लिखा, क्या ये शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा समझौता बन जाएगी? क्या अहमद कभी मेरा होगा? उसके दिल में हमेशा कोई और रहेगी? शादी के दिन का सुबह एक अजीब सी खामोशी लेकर आया। मेरा कमरा दुल्हन के जोड़ों, जेवरात और फूलों से सजा हुआ था, लेकिन ये सब मुझे एक दिखावे का तमाशा लग रहा था। आईने के सामने खड़ी मैंने खुद को सुर्ख जूड़े में देखा। मेहंदी से सजे हाथ, सोने के कंगन और चेहरे पर वो मेकअप जो मेरी माँ ने घंटों लगाया था। सब कुछ कामिल था सिवाय मेरे दिल के। मेरा दिल एक ऐसी कैद में था जिसकी दीवारें खानदानी इज्जत और समाजी दबाव से बनी थीं। अहमद के साथ मेरी आखिरी मुलाकात का मंजर मेरे ज़हन में बार बार घूम रहा था। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो आयशा, इसने कहा था जब मैंने सिहर के बारे में पूछा। लेकिन क्या वो सच कह रहा था? ये सिर्फ एक और झूठ था। आयशा, तैयार हो जाओ, मेहमान आने लगे हैं, मेरी माँ समीना ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। उनकी आवाज़ में जोश था, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी फिक्र थी जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। माँ, क्या ये सब ज़रूरी है? मैंने आहिस्ता से पूछा। बेटा, अब ये बात ना करो, शादी तय हो चुकी है। अहमद एक अच्छा लड़का है, बस थोड़ा वक्त दो, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा। लेकिन वक्त? क्या वक्त वाकई सब कुछ बदल सकता था? सिहर का नाम मेरे दिल में एक जहरीले कांटे की तरह चुभ रहा था।
ज़ारा ने बताया था कि वो अहमद की यूनिवर्सिटी की दोस्त थी और दोनों के दरमियान कभी गहरा रिश्ता था। क्या वो रिश्ता अब भी जारी था? मैंने अपने आप से कई बार पूछा लेकिन कोई जवाब न मिला। शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। हमारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी सब हंसी खुशी बातें कर रहे थे। मेरी छोटी बहन सारा मेरे पास आई और हंसते हुए बोली, आयशा, तुम तो बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो। अहमद तो तुम्हें देखकर बेहोश हो जाएगा। मैंने एक झूठी मुस्कुराहट दी। सारा बस कर, ओहो क्या हुआ? दुल्हन को तो खुश होना चाहिए, इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा। लेकिन खुशी, वो लफ्ज़ मेरे लिए अजनबी हो चुका था। मंगनी के बाद से अहमद से मेरी चंद ही मुलाकातें हुई थीं और हर मुलाकात में इसकी सदमेहरी मुझे और परेशान करती थी। वो मुझसे बात करता लेकिन इसकी नज़रें हमेशा कहीं और होती। इसके फ़ोन पर शायद इसके माजी में शादी से एक हफ्ता पहले मैंने फरहान से फ़ोन पर बात की थी। आयशा, तुम अब भी वक्त पर हो। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो रुको। इसकी आवाज़ में फ़िक्र थी। फरहान, अब बहुत देर हो चुकी है। दावतनामे छप चुके हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं। माँ बाप की इज्जत। मेरी आवाज़ भराई हुई थी। आयशा, तुम्हारी खुशी सबसे अहम है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? फरहान की बातों ने मुझे सोच में डाल दिया था, लेकिन ख़ानदानी दबाव ने मुझे खामोश कर दिया। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, मेरा दिल और भारी होता जा रहा था। शादी का दिन आखिरकार आ गया। सुबह से ही घर में हलचल थी। मेकअप आर्टिस्ट, आयर ड्रेसर और रिश्तेदारों की आमदोरफ्त ने घर को एक मेले की शक्ल दे दी थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब ज़ारा आई। आयशा, तुम ठीक हो ना? इसने पूछा। हाँ ज़ारा, बस थोड़ी घबराहट है, मैंने झूठ बोला। आयशा, अगर कुछ भी गलत लगे तो मुझे बताना। इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा सुकून दिया, लेकिन मेरा दिल अब भी बेचैन था। दोपहर को बारात आने वाली थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि लान को खूबसूरती से सजाया गया था। सफ़ेद और सुर्ख फूलों की मालाएं, रोशनियों की झालर और एक बड़ा सा स्टेज जहां मैं और अहमद बैकग्राउंड में अपनी तस्वीर के साथ बैठेंगे। लेकिन ये सब मुझे एक झूठा ख्वाब लग रहा था। बारात के आने की आवाज़ सुनाई दी। ढोल की थाप और मेहमानों की चहल पहल ने माहौल को और पुरजोश बना दिया। मैं अपनी माँ के साथ स्टेज पर बैठी थी जब अहमद आया। वो सोने की शेरवानी में मलबूस था और उसका चेहरा हमेशा की तरह दिलकश था, लेकिन इसकी आंखों में वही सर्दी थी जो मुझे हर बार परेशान करती थी। निकाह की रस्म शुरू हुई। मौलवी साहिब ने निकाह पढ़ा और जब उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने एक लम्हे के लिए अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखों में उम्मीद और दबाव दोनों थे। कबूल है, मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे अपने कानों में अजनबी लगी। अहमद ने भी कबूल है कहा और हाल तालियों से गूंज उठा। मेहमानों ने हंसी मजाक शुरू कर दिया, लेकिन मेरा दिल एक बोझ तले दबा हुआ था। निकाह के बाद अहमद ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। मुबारक हो आयशा, तुम्हें भी मुबारक हो, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरी मुस्कुराहट झूठी थी। रुखसती का वक्त आया तो मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े। माँ ने मुझे गिले लगाया और कहा, आयशा, ये तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज है, खुश रहो। लेकिन उनके लफ्ज़ मेरे दिल तक न पहुँचे। मैंने अपने वालिद शाहिद साहिब को गिले लगाया, जिनकी आंखें भी नम थीं। बेटा, अगर कभी कोई परेशानी हो तो हमें बताना, उन्होंने आहिस्ता से कहा। जब मैं अहमद के साथ गाड़ी में बैठी तो एक अजीब सी खामोशी हम दोनों के दरमियान थी। वो अपने फ़ोन पर कुछ देख रहा था और मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। आयशा, तुम ठीक हो ना? इसने अचानक पूछा। हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। हम अहमद के घर पहुंचे, जहां ससुराल वालों ने मेरा इस्तकबाल किया। अहमद की माँ ने मुझे गिले लगाया और कहा, आयशा बेटा, अब ये तुम्हारा घर है। लेकिन उनकी मुस्कुराहट में भी कुछ छुपा हुआ था। रात को जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, अहमद की बहन रमशा आई। आयशा भाभी, अब बहुत खूबसूरत लग रही हैं, इसने हंसते हुए कहा। शुक्रिया रमशा, मैंने मुस्कराकर कहा। ओ भाई तो बहुत खुश नसीब है, इसने शरारत से कहा और चली गई। लेकिन क्या अहमद वाकई खुश नसीब था? ये सब सिर्फ एक दिखावा था। रात गहरी होती जा रही थी और मेरा दिल बेचैन था। मैंने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मेरी शादी हो गई, लेकिन ये शादी मोहब्बत की नहीं, एक समझौते की रस्म थी। क्या अहमद कभी मेरा होगा? उसके दिल में हमेशा कोई और रहेगी। शादी का पहला दिन एक अजीब सी खामोशी लेकर आया। जब से हम अहमद के घर पहुंचे थे, सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। एक ख्वाब जो खूबसूरत तो था, लेकिन इसके अंदर एक खालीपन छुपा हुआ था।
कमरा फूलों से सजा था। सुर्ख और सफ़ेद गुलाबों की मालाएं पलंग पर बिखरी हुई थीं और हल्की रोशनी कमरे को एक रोमांटिक सा रंग दे रही थी। लेकिन मेरा दिल इस सब के बावजूद बेचैन था। अहमद सुबह से ही कहीं मसरूफ था और जब वो घर आया तो इसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। इसकी माँ ने कहा, आयशा बेटा, वो बस काम में उलझा हुआ है, तुम फिक्र न करो। लेकिन उनकी बातों में वो यकीन नहीं था जो मुझे चाहिए था। रात गहरी हो चुकी थी जब अहमद कमरे में दाखिल हुआ। इसने सिया करता पाजामा पहना हुआ था और उसकी शर्ट के बटन खिले थे। इसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन इसकी आंखों में वही सर्दी थी जो मैं मंगनी के दिन से देखती आ रही थी। मैं पलंग के एक कोने पर बैठी थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। ये हमारी सुहाग रात थी, लेकिन मेरे दिल में मोहब्बत की जगह खौफ ने ले ली थी। आयशा, तुम इस सब के लिए तैयार हो ना? अहमद ने पूछा, लेकिन इसकी आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी। वो पलंग के दूसरे कोने पर बैठ गया और अपनी टाई ढीली करने लगा। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जानती थी कि अगर मैंने अब सवाल न किया तो शायद कभी हिम्मत न कर पाऊं। अहमद, क्या हम पहले बात कर सकते हैं? मेरी आवाज हल्की सी कांप रही थी। बात? अब क्या बात करनी है? इसने भनवें चढ़ाते हुए कहा। इसका लहजा एक बार फिर रस्मी था, जैसे वो कोई कारोबारी मीटिंग में हो। मैंने हिम्मत जमा की और कहा, अहमद, तुम्हारी जिंदगी में और कौन है? सेहर। कोई और? इसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। वो पलंग से उठा और मेरे करीब आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा माजी खोदने की? इसकी आवाज गरज की तरह थी और उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। मैं बस सच जाना चाहती हूँ। मेरी आवाज भराई हुई थी, लेकिन मैंने अपनी जगह पर डट कर मुकाबला किया। मैंने तुम्हें सेहर के साथ देखा था अहमद। तुम रातों को इससे बातें करते हो और अब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम मेरी जासूसी कर रही हो। इसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी जिंदगी की मालिक बन जाओगी? ये शादी एक समझौता है आयशा। बस, इसके लफ्ज़ मेरे दिल में खंजर की तरह चुभे। समझौता? मैंने धीमी आवाज में कहा। अहमद, ये शादी है, कोई कारोबारी सौदा नहीं। मेरी आंखों में आंसू छलकने लगे। वो हंसा, लेकिन इसकी हंसी में जहर था। तुम बहुत मासूम हो आयशा। जिंदगी इतनी सादा नहीं होती। इसने मेरा बाजू पकड़ा और उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मैं सहम गई। तुम्हें बस अपना किरदार अदा करना है। अहमद, तुम क्या कर रहे हो? मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसकी गिरफ्त और मजबूत हो गई। तुम मुझे डरा रहे हो? डरा रहा हूं? इसकी आवाज में वहशत थी। वो मुझे पलंग की तरफ धकेल रहा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जो एक शौहर को करना चाहिए वही कर रहा हूं। नहीं अहमद। बरा करम। मेरी आवाज चीख में बदल गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरा जिस्म कांप रहा था। शायद मेरी चीख में कुछ था कि वो एकदम रुक गया। इसने मेरा बाजू छोड़ दिया और पीछे हट गया। इसकी सांस तेज तेज चल रही थी, जैसे वो खुद अपने गुस्से से लड़ रहा हो। तुम बिल्कुल वाहियात हो, इसने कहा और कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए मैं पलंग पर गिर पड़ी। मेरा जिस्म कांप रहा था और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये सुहाग रात नहीं थी, ये एक डरावना ख्वाब था। मैंने अपने बाजू को देखा, जहां अहमद की उंगलियों के निशान सुर्ख होकर उभर रहे थे। क्या ये वही शख्स था जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी गुजारने वाली थी? रात के सन्नाटे में मैंने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मेरी सुहाग रात थी, लेकिन मोहब्बत की जगह गुस्सा और खौफ ने ले ली। क्या ये शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन जाएगी? सुबह जब मैं उठी तो अहमद कमरे में नहीं था। इसकी माँ ने नाश्ते के वक्त कहा, बेटा, अहमद सुबह सवेरे दफ्तर चला गया। वो बस काम में उलझा हुआ है। लेकिन उनकी बातों में एक हल्की सी जेजेक थी जो मुझसे छपी ना रही। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। दिन भर ससुराल वालों के साथ वक्त गुजरा, लेकिन मेरा दिल कहीं और था। रमशा, अहमद की बहन, मेरे पास आई और हंसते हुए बोली, भाभी, अब तो बिल्कुल फिल्म की हीरोइन लग रही है। भाई को तो अब पर फख्र होना चाहिए। मैंने मुस्करा कर कहा, शुक्रिया रमशा, लेकिन मेरा दिल इस रात के जख्मों से भरा हुआ था। शाम को जब अहमद घर वापस आया, इसने मुझसे बात नहीं की। वो अपने कमरे में चला गया और फोन पर किसी से बात करने लगा। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर सुना। हाँ सेहर, मैं बाद में बात करता हूँ। इसकी आवाज आहिस्ता थी, लेकिन मेरे कानों तक पहुंच गई। मेरा दिल एक बार फिर टूट गया। सेहर, वो नाम जो मेरे लिए जहर बन चुका था, क्या वो वाकई अहमद की जिंदगी का हिस्सा थी? मैंने हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुई। अहमद, तुम अब भी सेहर से बात कर रहे हो?
वो चौंक गया। आयशा, तुम फिर वही बातें शुरू कर रही हो? इसका लहजा सख्त था। मैंने तुम्हें सुना अहमद। तुम इससे क्यों बात कर रहे हो? मेरी आवाज बुलंद हो गई। तुम मेरी जासूसी कर रही हो, इसने गुस्से से कहा। आयशा, बस करो ये ड्रामा नहीं अहमद। ये मेरी जिंदगी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम इस शादी में खुश नहीं हो तो क्यों की ये शादी? वो खामोश हो गया। कुछ देर तक हम दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी रही। फिर वो बोला, आयशा, ये शादी हमारे खानदानों की मर्जी से हुई है। हम दोनों को बस अपना किरदार अदा करना है। किरदार? मैंने तंज से कहा। अहमद, ये शादी है, कोई थिएटर नहीं। वो कुछ ना बोला और कमरे से बाहर चला गया। मैं तन्हा बैठी रो रही थी जब रमशा अंदर आई। भाभी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं रमशा, बस थक गई हूं। मैंने झूठ बोला। भाभी, भाई थोड़ा सख्त मिजाज हैं, लेकिन उनका दिल साफ है। आप फिक्र ना करें, इसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं जानती थी कि अहमद का दिल साफ नहीं था। इसके दिल में कोई राज छुपा था, और वो राज मुझे खोखला कर रहा था। अगले चंद दिन अजीब से गुजरे। अहमद दिन भर बाहर रहता और जब घर आता तो हमारी बातें चंद जुमलों से आगे ना बढ़ती। मैंने फरहान को फोन किया। फरहान, मैं क्या करूं? अहमद मुझसे बात तक नहीं करता। आयशा, तुम इससे खिल कर बात करो। अगर वो सच छुपा रहा है तो तुम्हें हक है कि सच जानो। फरहान ने कहा। इसकी बातों ने मुझे कुछ हिम्मत दी, लेकिन इस रात के बाद मैं जानती थी कि अहमद से सच जाना आसान नहीं होगा। इसकी सदमेहरी और गुस्सा मेरे दिल को जख्मी कर रहे थे। शादी के चंद दिन गुजर चुके थे, लेकिन मेरा दिल अब भी इस रात के जख्मों से चूर था। सुहाग रात का वो लम्हा जब अहमद ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे धमकाया था, मेरे ज़हन में बार बार घूम रहा था। इसकी आवाज़, इसका गुस्सा और उसकी आंखों में वो वहशत, ये सब मेरे दिल में एक खौफ भर गया था। मैं इस घर में एक अजनबी की तरह रह रही थी, जहां सब कुछ खूबसूरत था, लेकिन मेरे लिए सब कुछ खाली था। अहमद दिन भर बाहर रहता और जब घर आता तो इसकी नज़रें मुझसे मिलने से कतराती थीं। क्या ये वही शादी थी जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है? सुबह का वक्त था। मैं किचन में बैठी चाय पी रही थी जब अहमद की मां नुज़हत खाला अंदर आई। आयशा, बेटा तुम ठीक हो ना? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ खाला, बस थोड़ी थकावट है, मैंने झूठ बोला। बेटा, अहमद को वक्त दो, वो बस काम में मसरूफ है। मर्द होते ही ऐसे हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा। लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ काम की बात नहीं थी। अहमद की सदमेहरी, इसका मुझसे फासला और उसका फ़ोन जो हर वक्त उसके हाथ में रहता था, ये सब बता रहा था कि इसके दिल में कोई और था। सिहर, इस नाम ने मेरे दिल में एक जहरीला कांटा सा चुभो दिया था। दिन गुजरते गए, लेकिन अहमद का रवैया बदस्तूर सर्द रहा। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाता और रात देर से वापस आता। हमारी बातें चंद जुमलों से आगे ना बढ़ती। एक रात जब वो कमरे में आया, मैंने हिम्मत करके पूछा, अहमद, क्या हम कभी एक दूसरे को समझ पाएंगे? वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर बोला, आयशा, हम दोनों को बस ये रिश्ता निभाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके लफ्ज़ मेरे दिल में एक और जख्म छोड़ गए। निभाना? मैंने आहिस्ता से कहा। अहमद, ये शादी है, कोई फर्ज नहीं। वो कुछ ना बोला और अपना फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर चला गया। मैं तन्हा बैठी रो रही थी। इस घर में जहां सब कुछ था, मैं तन्हाई का शिकार हो गई थी। एक शाम जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, मेरा फ़ोन बजा। ये फरहान था। आयशा, तुम कैसी हो? इसकी आवाज़ में वही गर्मजोशी थी जो मुझे हमेशा सुकून देती थी। और फरहान, बस जिंदा हूं, ये मैंने हंसी के साथ कहा, लेकिन मेरी आवाज़ भराई हुई थी। क्या हुआ? अहमद ने फिर कुछ कहा। इसने फिक्रमंदी से पूछा। मैंने इसे सारी बात बताई। सुहाग रात का वो डरावना लम्हा, अहमद की सदमेहरी और सिहर का नाम जो मेरे दिल में जहर घोल रहा था। फरहान, मुझे लगता है कि मैं इस शादी में दम तोड़ दूंगी। आयशा, तुम पुरसुकून हो जाओ, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फरहान की आवाज़ में एक अजीब सा यकीन था। तुम इससे खिलकर बात करो। अगर वो तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता तो तुम्हें ये सहना नहीं चाहिए। इसकी बातों ने मुझे कुछ हिम्मत दी। हम कुछ देर तक बातें करते रहे। फरहान ने मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की बातें सुनाईं और एक लम्हे के लिए मैं अपनी परेशानियां भूल गई। लेकिन जब फ़ोन बंद किया तो तन्हाई ने फिर मुझे घेर लिया। अगले दिन मैंने अहमद से बात करने की कोशिश की। वो नाश्ते के वक्त किचन में बैठा था। अहमद, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? अब क्या बात करनी है? इसने बेजारी से कहा। ओ अहमद, हम शादीशुदा हैं।
क्या हम एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजार सकते? मेरी आवाज़ में इल्तिजा थी। वो आयशा, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, तुम्हें ये समझना चाहिए, इसने कहा और अपनी प्लेट उठाकर बाहर चला गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल टूट रहा था। क्या ये मेरी किस्मत थी कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ बंध गई थी जो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था? एक रात जब अहमद घर देर से आया, मैंने इसके फ़ोन पर एक मैसेज की नोटिफिकेशन देखी। सिहर, कल शाम मिल सकते हो? मेरा दिल बैठ गया। मैंने हिम्मत करके इससे पूछा, अहमद, ये सिहर कौन है? तुम अब भी इससे मिल रहे हो? वो गुस्से से मेरी तरफ देखा। आयशा, तुम मेरी जासूसी कर रही हो। ये जासूसी नहीं अहमद, ये मेरा हक है कि मैं जानूं कि मेरा शौहर किससे मिलता है। मेरी आवाज़ बुलंद हो गई। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, इसने चल कर कहा। ये मेरी जिंदगी है और मैं जो चाहूं करूं। इसकी बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। इस रात मैंने फरहान को फ़ोन किया। फरहान, मैं इस शादी में नहीं रह सकती। अहमद अब भी सिहर से मिलता है। आयशा, तुम पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम अपने वालिदैन से बात कर सकती हो? इसने पूछा। फरहान, माँ कहती हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब झूठ है। हम कुछ देर तक बातें करते रहे। फरहान की आवाज़ में एक सुकून था जो मुझे इस घर में कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये बातें एक नए तूफान को जन्म देने वाली थीं। एक शाम जब मैं फरहान से फ़ोन पर बात कर रही थी, अहमद अचानक कमरे में दाखिल हुआ। इसने मेरा फ़ोन देखा और छीन लिया। ये कौन है? इसने गुस्से से पूछा। वो अहमद, ये फरहान है, मेरा कजिन। मैंने वजाहत की, लेकिन इसकी आंखों में शक था। कजिन? रात के 12 बजे कजिन से बातें? वो चलाया। ओ अहमद, तुम खुद रातों को सिहर से बातें करते हो, तुम मुझसे सवाल कैसे कर सकते हो? मैंने गुस्से से कहा। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, लेकिन इसकी आंखों में गुस्सा अब भी था। आयशा, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? और तुम मेरे शौहर हो, मैंने चीख कर कहा। लेकिन तुम मुझे कभी अपनी बीवी समझा ही नहीं। इसने मेरा फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि इसकी स्क्रीन टूट चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या ये मेरी जिंदगी थी? एक ऐसी शादी जहां मोहब्बत की जगह सिर्फ शक और गुस्सा था। अगले दिन मैंने माँ को फ़ोन किया। माँ, मैं ये सब नहीं सह सकती। अहमद मुझसे बात तक नहीं करता। वो आयशा, सब्र करो, हर शादी में कुछ वक्त लगता है। उन्होंने कहा। माँ, ये सब्र की बात नहीं, वो अब भी सिहर से मिलता है। माँ खामोश हो गई। कुछ देर बाद वो बोले, बेटा, मर्द होते ही ऐसे हैं, तुम बस अपना घर संभालो। उनकी बातों ने मुझे और मायूस कर दिया। क्या वाकई ये मेरी किस्मत थी? एक शाम जब मैं अपने कमरे में बैठी अपनी डायरी के औराक पलट रही थी, मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर फरहान का नाम देखकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फरहान, मेरा बचपन का दोस्त, मेरा कजिन, और वो वाहिद शख्स जो मेरी तन्हाई को समझता था। आयशा, कैसी हो? इसकी आवाज़ में वही गर्मजोशी थी जो हमेशा मुझे सुकून देती थी। और फरहान, बस जिंदा हूँ, ये मैंने हंसी के साथ कहा, लेकिन मेरी आवाज़ भराई हुई थी। क्या हुआ? फिर क्या किया अहमद ने? इसने फिक्रमंदी से पूछा। मैंने एक गहरी सांस ली और इसे सारी बात बताई। सुहाग रात का वो डरावना लम्हा जब अहमद ने मेरा बाजू पकड़कर धमकाया था, इसकी रोजाना की सर्दमेहरी और सेहर का नाम जो अब भी मेरे कानों में गूंजता था। फरहान, मुझे लगता है कि मैं इस शादी में दम तोड़ दूंगी। आयशा, तुम पुरसुकून हो जाओ। इसकी आवाज़ में एक अजीब सा यकीन था। तुम अकेली नहीं हो। अगर अहमद तुम्हें इज्जत नहीं दे सकता तो तुम्हें यह सहना नहीं चाहिए। क्या तुम अपने वालिदैन से बात कर सकती हो? फरहान, माँ कहती हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह सब झूठ है। मेरी आवाज़ में मायूसी साफ झलक रही थी। आयशा, तुम खुद को इतना तन्हा क्यों रखती हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ, फरहान ने कहा। उसकी बात ने मुझे एक लम्हे के लिए सोच में डाल दिया। नहीं फरहान, अगर तुम आए तो अहमद को गलत फहमी होगी। वो वैसे ही। मैं रुकी क्योंकि मुझे याद आया कि अहमद ने मेरी फरहान से बातचीत पर किस तरह गुस्सा किया था। गलत फहमी? फरहान ने तंज से कहा। वो खुद रातों को सिहर से बातें करता है और तुमसे सवाल करता है। आयशा, ये मुनाफकत है। मैं खामोश रह गई। फरहान की बात दुरुस्त थी, लेकिन इससे मेरी परेशानी कम नहीं हो रही थी। हम कुछ देर तक बातें करते रहे। फरहान ने अपनी यूनिवर्सिटी की कहानियां सुनाईं और एक लम्हे के लिए मैं अपनी परेशानियां भूल गई।
इसकी हंसी, इसकी बेफिक्री और उसकी गर्मजोशी ने मुझे वो सुकून दिया जो इस घर में कभी नहीं मिला। आयशा, तुम हंसना मत भूलो। तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है, फरहान ने हंसते हुए कहा। मैं हंस पड़ी। शुक्रिया फरहान, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होता। हमारी बातचीत जारी थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। अहमद अंदर आया। इसके हाथ में फ़ोन था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ये कौन है? इसने मेरा फ़ोन छीनते हुए पूछा। वो अहमद, ये फरहान है, मेरा कजिन, मैंने घबराते हुए कहा। कजिन? रात के 11 बजे कजिन से बातें? इसकी आवाज़ में शक और गुस्सा मिला हुआ था। अहमद, तुम खुद रातों को सेहर से बातें करते हो, तुम मुझसे सवाल कैसे कर सकते हो? मैंने गुस्से से कहा। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा था। उसका चेहरा और सुर्ख हो गया। तुम मेरी बीवी हो आयशा, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? इसने मेरा फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया और स्क्रीन पर एक और दरार पड़ गई। अहमद, ये क्या बदतमीज़ी है? मैंने चीख कर कहा। तुम खुद अपनी ज़िंदगी में सेहर को रखते हो और मुझसे सवाल करते हो। बस करो। वो चलाया। तुम मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकती। वो कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए मैंने अपना फ़ोन उठाया। स्क्रीन टूट चुकी थी लेकिन वो अब भी चल रहा था। मैंने फरहान को कॉल बैक किया। फरहान, तुमने सुना? मेरी आवाज़ कांप रही थी। आयशा, ये क्या हो रहा है? क्या वो तुमसे हाथ उठाता है? फरहान की आवाज़ में गुस्सा और फिक्र दोनों थे। नहीं, हाथ नहीं उठाया, लेकिन इसका रवैया, इसका शक। मैं इस सब से तंग आ चुकी हूँ। मैं रोते हुए बोली। आयशा, तुम्हें ये सब सहने की ज़रूरत नहीं, अपने वालिदैन से बात करो। फरहान ने कहा। फरहान, माँ कहती हैं कि सब्र करो, लेकिन मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है। हम कुछ देर तक बातें करते रहे। फरहान ने मुझे तसल्ली दी और उसकी आवाज़ ने मेरे दिल को कुछ सुकून दिया। लेकिन जब फ़ोन बंद किया तो तन्हाई ने फिर मुझे घेर लिया। अगले दिन मैंने अहमद से बात करने की कोशिश की। वो नाश्ते के वक्त किचन में बैठा था। अहमद, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने आहिस्ता से पूछा। अब क्या बात करनी है? इसने बेजारी से कहा। अहमद, तुम मुझसे इस तरह क्यों पेश आ रहे हो? अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो? मेरी बात अधूरी रह गई। आयशा, ये शादी हमारे खानदानों की मर्जी से हुई है, तुम बस अपना किरदार अदा करो, इसने कहा और अपनी प्लेट उठाकर बाहर चला गया। मैं खामोशी से बैठी रह गई। उसके लफ्ज़ मेरे दिल में एक और जख्म छोड़ गए। क्या मैं वाकई इस शादी में सिर्फ एक किरदार थी? एक शाम जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, मेरी सास नुज़हत खाला अंदर आए। आयशा बेटा, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा उदास लग रहा है। खाला, बस ऐसी ही बात है, मैंने झूठ बोला। बेटा, अहमद को वक्त दो, वो थोड़ा सख्त मिजाज है लेकिन इसका दिल साफ है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं जानती थी कि अहमद का दिल साफ नहीं था। इसके दिल में सेहर का साया अब भी मौजूद था। एक रात जब वो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, मैंने सुना। सेहर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इसकी आवाज़ आहिस्ता थी लेकिन मेरे कानों तक पहुँच गई। मैंने हिम्मत करके इससे पूछा। अहमद, तुम अब भी सहर से बात कर रहे हो? वो चौंक गया। आयशा, तुम फिर वही बातें शुरू कर रही हो? इसका लहजा सख्त था। मैंने तुम्हें सुना अहमद, तुम इससे क्यों बात कर रहे हो? मेरी आवाज़ बुलंद हो गई। तुम मेरी जासूसी कर रही हो, इसने गुस्से से कहा। आयशा, बस करो ये ड्रामा। ये ड्रामा नहीं अहमद, ये मेरी जिंदगी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ ना बोला और कमरे से बाहर चला गया। मैं तन्हा बैठी रो रही थी जब रमशा, अहमद की बहन, अंदर आई। भाभी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं रमशा, बस थक गई हूँ, मैंने झूठ बोला। भाभी, भाई थोड़ा सख्त मिजाज हैं लेकिन वो अब से प्यार करते हैं, इसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं जानती थी कि अहमद का प्यार एक झूठ था। इसका दिल अब भी सहर के पास था। एक रात जब मैं फरहान से फ़ोन पर बात कर रही थी, अहमद अचानक कमरे में आया। इसने मेरा फ़ोन देखा और इसे छीन लिया। ये क्या हो रहा है आयशा? तुम रात के वक्त किससे बातें कर रही हो? इसकी आवाज़ में गुस्सा और शक मिला हुआ था। अहमद, ये फरहान है, मेरा कजिन, मैंने चीख कर कहा। तुम खुद सेहर से रातों को बातें करते हो और मुझसे सवाल करते हो। तुम मेरी बीवी हो। वो चलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और मर्द से रात को बातें करने की? और तुम मेरी क्या हो? मैंने गुस्से से कहा। तुम जो रातों को सेहर से बातें करते हो वो तुम्हारा हक है। इसने मेरा फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि इसकी स्क्रीन और ख़राब हो गई थी।
मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक शाम जब मैं अपने कमरे में बैठी अपनी डायरी के औराक पलट रही थी, मेरा फोन बजा। ये फरहान था। आयशा, तुम ठीक हो? इसकी आवाज में वही फिक्र थी जो हमेशा मुझे सुकून देती थी। और फरहान बस जैसे तैसे गुजर रहा है, मैंने आहिस्ता से कहा। मेरी आवाज भारी थी और मैं जानती थी कि वो इसे महसूस कर लेगा। आयशा, तुम खुद को क्यों इतना तकलीफ दे रही हो? क्या अहमद ने फिर कुछ कहा? इसने पूछा। मैंने इसे पिछली रात की बात बताई जब अहमद ने मेरा फोन छीन कर जमीन पर फेंक दिया था। फरहान, वो मुझ पर शक करता है। वो समझता है कि तुम और मैं रुकी क्योंकि ये लफ्ज़ कहना भी मुश्किल था। क्या? फरहान की आवाज में गुस्सा था। वो तुम पर शक करता है जबकि वो खुद सिहर से बातें करता है। आयशा, ये मुनाफकत है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी आवाज भराई हुई थी। माँ कहती हैं कि सब्र करो, लेकिन मेरा सब्र खत्म हो रहा है। आयशा, तुम अपने वालिदैन से खिलकर बात करो। उन्हें बताओ कि अहमद तुम्हारे साथ कैसा सलूक कर रहा है। फरहान ने कहा। मैंने सर हिलाया, हालांकि वो मुझे देख नहीं सकता था। मैं कोशिश करूंगी। हम कुछ देर तक बातें करते रहे। फरहान ने अपनी यूनिवर्सिटी की कहानियां सुनाईं और एक लम्हे के लिए मैं अपनी परेशानियां भूल गई। लेकिन जब फोन बंद किया तो तन्हाई ने फिर मुझे घेर लिया। अगले दिन अहमद सुबह सवेरे घर से निकल गया। मैंने सोचा कि शायद आज वो जल्दी वापस आए और हम बात कर सके। लेकिन जब वो शाम को घर आया, इसके चेहरे पर वही बेजारी थी। मैंने हिम्मत करके कहा, अहमद, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? आयशा, मैं थक गया हूं। कल बात करते हैं, इसने कहा और अपना फोन उठाकर कमरे से बाहर चला गया। मैं खामोशी से बैठी रह गई। इसकी ये आदत, हर बार बात टाल देना, मुझे अंदर से तोड़ रही थी। इस रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, मेरा फोन बजा। ये फरहान था। आयशा, मैं सोच रहा था कि तुम कल घर आ जाओ, अपनी माँ से बात करो। फरहान, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अगर अहमद को पता चला कि मैं मैके जा रही हूं तो? मैं रुकी क्योंकि मुझे इसका गुस्सा याद आ गया। वो आयशा, तुम उसके गुस्से से क्यों डरती हो? वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा दुश्मन नहीं। फरहान की आवाज में गुस्सा था। मैंने एक गहरी सांस ली। तुम ठीक कहते हो, मैं कल माँ से बात करूंगी। हमारी बात जारी थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। अहमद अंदर आया। इसके हाथ में फोन था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ये क्या हो रहा है आयशा? तुम रात के वक्त किससे बातें कर रही हो? इसने चीख कर कहा। अहमद, ये फरहान है, मेरा कजिन। मैंने घबराते हुए कहा। कजिन? वो तन से हंसा। रात के 12 बजे कजिन से बातें? तुम मेरी बीवी हो आयशा, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? और तुम मेरी क्या हो? मैंने गुस्से से कहा। तुम जो रातों को सिहर से बातें करते हो वो तुम्हारा हक है। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। तुम मेरी जासूसी कर रही हो। इसने मेरा फोन छीना और जमीन पर फेंक दिया। ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है आयशा। दोबारा इस फरहान से बात की तो अच्छा नहीं होगा। वो कमरे से बाहर चला गया और मैं तन्हा बैठी रो रही थी। मेरा फोन जमीन पर पड़ा था, इसकी स्क्रीन मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। मैंने अपनी डायरी खोली और लिखा, ये शादी मेरी रूह को खोखला कर रही है। अहमद का शक और उसकी बदतमीजी मुझे तोड़ रही है। क्या मैं कभी इस कैद से निकल पाऊंगी? अगले दिन अहमद ने एक नया कदम उठाया। वो मेरे मैके चला गया। जब मैंने अपनी माँ से फोन पर बात की, उन्होंने बताया कि अहमद सुबह सवेरे घर आया था। आयशा, वो बहुत गुस्से में था। इसने कहा कि तुम रातों को फरहान से बातें करती हो। माँ की आवाज में परेशानी थी। माँ, फरहान मेरा कजिन है, वो मेरा दोस्त है। अहमद खुद सिहर से बातें करता है और मुझ पर शक करता है। मैंने रोते हुए कहा, आयशा, हमने अहमद से बात की। तेरे वालिद ने इसे समझाया कि वो खुद अपनी गलतियों पर गौर करे। माँ ने कहा, जब मैंने वालिद से बात की, उन्होंने बताया कि अहमद जब घर आया तो वो गुस्से में था। शाहिद साहिब अपनी बेटी को समझाईं। अहमद ने चल कर कहा, शादीशुदा औरत रातों को कजिन से बातें करती है। वालिद ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, अहमद, पहले अपने गिरेबान में झांक। तुम खुद सिहर के साथ किया करते रहे हो। अहमद खामोश हो गया। वालिद ने मजीद कहा, आयशा तुम्हारी बीवी है, इसे इज्जत दो, फिर इससे इज्जत मांगो। अगर तुम खुद अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हो तो आयशा से सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं। अहमद के चेहरे पर शर्मिंदगी झलकी। इसे याद आया कि वो खुद कितनी बार रातों को सिहर से बातें करता था। वो कुछ ना बोला और चुपचाप घर से चला गया। वालिद की बातों ने अहमद के दिल में एक तूफान उठा दिया।
वो घर वापस आया तो खामोश था। इस रात जब वो कमरे में आया, इसने मुझसे बात करने की कोशिश की। आयशा, क्या तुम वाकई फरहान से सिर्फ बातें करती हो? अहमद, वो मेरा कजिन है, मेरा दोस्त है, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। लेकिन तुम मुझसे सिहर के बारे में कब सच बताओगे? वो खामोश रह गया। इसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी। आयशा, मैं कल बात करता हूँ, इसने कहा और कमरे से बाहर चला गया। अहमद की खामोशी इस रात के बाद से एक अजीब सा मोड़ ले आई थी। मेरे वालिद की नसीहत कि वो पहले अपने गिरेबान में झांके, शायद उसके दिल में घर कर गई थी। वो जब मेरे मैके से वापस आया तो उसके चेहरे पर वो गुस्सा नहीं था जो पहले हर बार नजर आता था। इसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी, जैसे वो खुद से कोई जंग लड़ रहा हो। लेकिन मैं अभी तक इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। सिहर का नाम, इसकी रातों की बातें और मेरा बाजू पकड़कर उसका गुस्सा, ये सब मेरे दिल में गहरे जख्म छोड़ गया था। क्या अहमद वाकई बदल सकता था? ये सब सिर्फ एक और दिखावा था? अगले दिन सुबह जब मैं नाश्ते के लिए किचन में गई, अहमद वहां पहले से मौजूद था। यह गैर मामूली था क्योंकि वो आम तौर पर सुबह सवेरे घर से निकल जाता था। वो एक कप कॉफी के साथ बैठा अखबार पढ़ रहा था। आयशा, बैठो, इसने आहिस्ता से कहा। इसकी आवाज में वो सदमेहरी नहीं थी जो हमेशा होती थी। मैं हैरान हुई लेकिन खामोशी से इसके सामने बैठ गई। क्या बात है? मैंने पूछा, मेरी आवाज में हल्की सी जेजेकत थी। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, जैसे अपने अल्फाज को तरतीब दे रहा हो। आयशा, मैं कल तुम्हारे घर जाकर गलती की, इसने नजरें झुकाकर कहा। मैंने तुम पर और फरहान पर बिलावजा शक किया और मैं खामोश रही। इसकी ये बात मेरे लिए गैर मुतवक्के थी। अहमद, जो हमेशा अपनी बात पर उड़ता था, आज मुआफी मांगने की कोशिश कर रहा था। अहमद, तुमने न सिर्फ शक किया, तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। तुमने मुझे धमकियां दी। मेरी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। वो सर झुकाए बैठा रहा। मैं जानता हूं आयशा, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। इसकी आवाज में शर्मिंदगी थी। तुम्हारे वालिद की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। और सिहर? मैंने अचानक पूछा। ये सवाल मेरे दिल से निकला क्योंकि वो नाम अब भी मेरे लिए जहर था। तुम इससे कब तक बातें करते रहोगे? वो चौंक गया। इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए परेशानी झलकी, लेकिन फिर वो बोला, आयशा, सिहर मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त थी। हमारे दरमियान कुछ था, लेकिन वो माजी है। माजी? मैंने तंज से कहा। तो तुम रातों को इससे बातें क्यों करते हो? मैंने तुम्हारा फोन देखा अहमद, वो तुमसे मिलना चाहती है। वो खामोश हो गया। कुछ देर तक हम दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी रही। फिर वो बोला, आयशा, मैं वादी करता हूं कि मैं सिहर से राब्ता खत्म कर दूंगा। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक संजीदगी थी, लेकिन मेरा दिल अब भी इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। अहमद, वादे आसान होते हैं, लेकिन भरोसा कमाना मुश्किल है। वो सर झुकाए बैठा रहा। मैं जानता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, इसने कहा और उठकर चला गया। इस दिन के बाद अहमद का रवैया कुछ बदला। वो घर जल्दी आने लगा और हमारी बातें चंद जुमलों से आगे बढ़ने लगे। एक शाम जब हम लाने बैठे थे, इसने कहा, आयशा, तुम्हें याद है जब हम मंगी के बाद काफी शॉप गए थे? मैंने सर हिलाया। हाँ, और तुम अपने फोन में गुम थे, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वो हंस पड़ा। हाँ, मैं तब बहुत बेवकूफ था, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को समझें। इसकी बात ने मेरे दिल को छुआ, लेकिन मैं अभी तक मोहतात थी। अहमद, ये सब अचानक क्यों? क्या वाकई तुम बदलना चाहते हो या ये सिर्फ मेरे वालिद की बातों का असर है? वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा। आयशा, जब तुम्हारे वालिद ने कहा कि मैं अपनी गलतियों पर गौर करूं, तो मुझे अपना माजी याद आया। सिहर, वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थी, लेकिन वो गलती थी। मैंने तुम्हें तकलीफ दी और उसका मुझे एहसास है। मैं खामोश रही। इसकी बातों में सच्चाई लग रही थी, लेकिन मेरा दिल अब भी जख्मी था। अहमद, मुझे वक्त चाहिए। मैं तुम्हें वक्त दूंगा आयशा, इसने कहा और उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। अगले चंद दिन अजीब से गुजरे। अहमद ने वाकई कोशिश शुरू कर दी। वो रात को फोन पर कम वक्त गुजारता और हमारे दरमियान छोटी छोटी बातें होने लगे। एक रात जब हम कमरे में इसने कहा, आयशा, क्या तुम कल मेरे साथ बाहर चलना पसंद करोगी? बस हम दोनों। एक शाम मैं हैरान हुई। बाहर?
कहाँ? तुम्हारे पसंदीदा रेस्तुरां, इसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सर हिलाया। ठीक है। अगली शाम जब हम रेस्तुरां पहुंचे तो अहमद ने मेरी कुर्सी खींची और मुझे बिठाया। ये इसका नया रूप था और मैं इसे देखकर हैरान थी। हमने खाना खाया और उसने अपनी पुरानी बातों से मुझे हंसाने की कोशिश की। आयशा, तुम जानती हो मैं यूनिवर्सिटी में बहुत शरारती था। एक बार मैंने प्रोफेसर की किताब छुपा दी थी, इसने हंसते हुए कहा। मैं हंस पड़ी। तुम वाकई शरारती थे। इस शाम पहली बार मुझे लगा कि शायद हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन जब हम घर वापस आए इसका फोन बजा। इसने स्क्रीन देखी और फोन बंद कर दिया। कौन था? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस एक दोस्त, इसने कहा, लेकिन इसकी आवाज में हल्की सी झिझक थी। मेरा दिल फिर बेचैन हो गया। क्या ये सिहर थी? क्या अहमद वाकई इससे राबता खत्म कर चुका था? अगले दिन जब अहमद दफ्तर गया मैंने इसके फोन को चेक करने की सोची। यह गलत था लेकिन मेरा दिल बेचैन था। इसका फोन लॉक था लेकिन मैंने देखा कि इसे एक मैसेज आया था। सिहर, अहमद हमें बात करनी है। मेरा दिल बैठ गया। मैंने फोन वापस रख दिया और अपनी आंखों से आंसू बहने दिए। क्या अहमद की ये सारी कोशिशें एक धोखा थी? जब वो शाम को घर आया मैंने इससे कहा, अहमद, तुमने कहा था कि तुम सिहर से राब्ता खत्म कर दो रहे हो, तो इसका मैसेज क्यों आया? वो चौंक गया। आयशा, तुमने मेरा फोन चेक किया? हाँ, क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरी आवाज बुलंद हो गई। आयशा सुनो, इसने कहा। मैंने सिहर से बात करना बंद कर दिया था। इसने खुद मुझे मैसेज किया। मैंने जवाब नहीं दिया। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। वो खामोश रहा। कुछ देर बाद, आयशा, मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। मैंने इसे ब्लॉक कर दिया है। मैं खामोश रही। इसकी बातों में सच्चाई लग रही थी लेकिन मेरा दिल अब भी जख्मी था। अहमद, मुझे भरोसा करने के लिए वक्त चाहिए। मैं तुम्हें वक्त दूंगा आयशा, इसने कहा। इसके बाद के दिनों में अहमद ने वाकई कोशिश की। इसने अपना फोन मेरे सामने रखना शुरू कर दिया और हमारे दरमियान बातें बढ़ने लगे। एक रात जब हम लॉन में बैठे थे इसने कहा, आयशा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैं वादी करता हूं कि अब से तुम मेरी तरजीह होगी। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक ईमानदारी थी लेकिन मेरा दिल अब भी मुकम्मल तौर पर नहीं मान रहा था। अहमद, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरा भरोसा तोड़ा तो। मैं नहीं तोड़ूंगा, इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा। इस लम्हे में पहली बार मुझे लगा कि शायद हमारी शादी में उम्मीद की एक किरण है, लेकिन मेरा दिल जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। अहमद की बातों ने मेरे दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगाई थी लेकिन मेरा दिल अब भी जख्मी था। इसने सिहर से राब्ता खत्म करने का वादी किया था और उसकी कोशिशों में एक सच्चाई नजर आ रही थी। लेकिन भरोसा एक शीशे की तरह था, एक बार टूट जाए तो इसे जोड़ना आसान नहीं होता। हर रात जब मैं अपनी डायरी के औराक पलटती मुझे वो लम्हात याद आते जब अहमद का गुस्सा, इसकी सर्दमेहरी और सिहर का नाम मेरे दिल में खंजर की तरह चुभता था। क्या हम वाकई एक दूसरे के हो सकते थे? क्या ये शादी जो एक समझौते से शुरू हुई थी मोहब्बत में बदल सकती थी? एक शाम जब मैं लॉन में बैठी थी अहमद मेरे पास आया। इसने एक सादा सी शर्ट पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा था। आयशा, ये तुम्हारे लिए, इसने आहिस्ता से कहा और वो डब्बा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। ये क्या है? मैंने पूछा। खोल कर देखो, इसकी आवाज में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने डब्बा खोला। उसके अंदर एक छोटा सा हार था जिस पर एक दिल की शक्ल का लाकेट झूल रहा था। अहमद, ये। मैं रुकी क्योंकि मेरी आवाज भराई हुई थी। आयशा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, इसने कहा। इसकी नजरें झुकी हुई थीं। यह हार सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि मेरा वादी है कि मैं अब से तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं खामोश रही। इसकी बातों में सच्चाई थी लेकिन मेरा दिल अब भी मुकम्मल तौर पर नहीं मान रहा था। अहमद, तुमने कहा था कि तुम सिहर से राब्ता खत्म कर दोगे, लेकिन इसका मैसेज। मैं रुकी क्योंकि मैं इसे एक और मौका देना चाहती थी। आयशा, मैंने इसे ब्लॉक कर दिया था, इसने जल्दी से कहा। लेकिन इसने एक नए नंबर से मैसेज किया। मैंने इसका जवाब नहीं दिया और वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक ईमानदारी थी लेकिन मेरा दिल अब भी बेचैन था। अहमद, मुझे भरोसा करने के लिए वक्त चाहिए।
मैं तुम्हें वक्त दूंगा आयशा, इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा। लेकिन बरा करम मुझे एक मौका दो। इस रात जब हम कमरे में बैठे थे, अहमद ने अपनी पुरानी बातें सुनानी शुरू की। आयशा, तुम जानती हो यूनिवर्सिटी में मैं बहुत बेफिक्र था। सेहर वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थी, लेकिन वो एक गलती थी, इसने आहिस्ता से कहा। जब तुम्हारे वालिद ने मुझसे कहा कि मैं अपनी गलतियों पर गौर करूं, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की और मैं खामोश रही। इसकी बातों ने मेरे दिल को छुआ, लेकिन मेरा दिल अब भी जख्मी था। अहमद, तुमने मुझ पर शक किया। तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। तुमने मुझे धमकियां दी। ये सब भूलना आसान नहीं। मैं जानता हूं, इसने कहा, इसकी आवाज में दर्द था। आयशा, मैं तुमसे मुआफी मांगता हूं, दिल से। इसकी मुआफी में एक गहराई थी। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखें नम थीं, और ये पहला मौका था जब मैंने इसे इतना कमजोर देखा। अहमद, अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो ये सिर्फ अल्फाज से नहीं होगा। मुझे तुम्हारे अमल से पता चलेगा। मैं तुम्हें साबित करूंगा आयशा, इसने कहा। अगले चंद दिन अहमद की कोशिशों का इम्तिहान थे। वो घर जल्दी आने लगा और हमारे दरमियान बातें बढ़ने लगे। एक शाम इसने कहा, आयशा, क्या तुम कल मेरे साथ एक जगह चलोगी? कहाँ? मैंने पूछा। बस एक सरप्राइज है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। अगली शाम जब हम एक खूबसूरत झील के किनारे पहुंचे तो वो मंजर जादुई था। सूरज गुरूब हो रहा था और पानी पर उसकी सुनहरी रोशनी झिलमिल रही थी। अहमद ने एक छोटा सा पिकनिक सीट किया था। हम दोनों के लिए खाना, एक छोटा सा बोनफायर और हल्की सी मौसीकी। आयशा, ये हमारा नया आगाज है, इसने कहा। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अहमद, ये सब बहुत खूबसूरत है। तुम इससे ज्यादा खूबसूरत हो, इसने कहा, और उसकी मुस्कुराहट ने मेरे दिल को गर्म कर दिया। इस रात जब हम घर वापस आए, अहमद ने मेरा हाथ पकड़ा। आयशा, मैं तुमसे वादी करता हूं कि अब से हम एक दूसरे के लिए होंगे। कोई सिहर, कोई शक, कोई माजी, बस हम। मैंने इसकी तरफ देखा। मेरा दिल अब भी मुकम्मल तौर पर नहीं मान रहा था, लेकिन इसकी कोशिशों ने मुझे एक उम्मीद दी थी। अहमद, मैं कोशिश करूंगी। इस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा। आज अहमद ने मुआफी मांगी और उसकी आंखों में सच्चाई थी। अगले दिन जब हम मेरे मैके पहुंचे, माँ और वालिद ने हमें गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अहमद ने वालिद के सामने सर झुकाया। ओ शाहिद साहिब, मैंने आयशा के साथ बहुत गलत किया। मैं अब से मुआफी मांगता हूँ, वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा। अहमद, मुआफी मांगना बड़ाई की बात है। बस अब से मेरी बेटी का ख्याल रखना। उमा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा। आयशा, अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो। इस दिन जब हम वापस आए, मेरे दिल से एक बोझ हल्का हो गया। अहमद ने न सिर्फ मुझसे बल्कि मेरे वालिदैन से भी मुआफी मांगी थी। इसकी ये कोशिश मेरे लिए एक बड़ा कदम थी। वक्त गुजरता गया और हमारा रिश्ता मजबूत होता गया। अहमद ने अपने वादों को पूरा किया। इसने सेहर से मुकम्मल राब्ता खत्म कर दिया और हमारे दरमियान मोहब्बत की एक नई शुरुआत हुई। हमने एक दूसरे के साथ छोटी छोटी खुशियां बांटनी शुरू की। कभी एक साथ खाना बनाना, कभी रात को छत पर बैठकर सितारे देखना। एक रात जब हम लाने बैठे थे, अहमद ने कहा, आयशा, तुमने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। अगर तुम न होती तो मैं अपने माजी में ही उलझा रहता। मैंने मुस्करा कर उसकी तरफ देखा। अहमद, हम दोनों ने एक दूसरे को समझा। ये हमारी मोहब्बत की जीत है। इस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, ये शादी जो एक समझौते से शुरू हुई थी, आज मोहब्बत में बदल गई। हमने एक दूसरे को मुआफ किया और एक नई शुरुआत की। ये हमारा नया आगाज है।